अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेज़ पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। दुनिया के 25% हिस्से पर उनका कब्ज़ा था और पूरी दुनिया पर उनकी अजारादारी कायम थी। 20वीं सदी ईस्वी में बहुत सारे ममालिक को अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल हुई। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। इनमें से ज़्यादातर ममालिक की बुनियाद किसी और वजह से रखी गई थी, जैसा कि किसी की बुनियाद ज़ुबान पर होती है, किसी की बुनियाद इलाकाई होती है या किसी की बुनियाद किसी और फैक्टर पर, जबकि पाकिस्तान की बुनियाद नज़रिए पर रखी गई थी और ये उस वक्त नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आने वाला पहला मुल्क था। नज़रिया पाकिस्तान को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि नज़रिया क्या होता है। नज़रिया फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर की बुनियाद पर बनाया गया असूल है जो सियासी, समाजी या तहजीबी मसाइल का हल हो। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया की रूह से नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का ऐसा मजमुआ होता है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें अस्तवार होती हैं। सोर्सेज ऑफ आइडियालॉजी, नज़रिया के माखज़ क्या हैं, कहाँ से नज़रियात जन्म लेते हैं। अगर लोगों का मज़हब, लोगों की ज़ुबान, लोगों का इलाका, लोगों के सियासी मकासद एक जैसे होंगे तो उनमें मुश्तरक नज़रियात जन्म लेते हैं। लोगों में इख्तलाफात कम से कम होंगे और उनकी सोच मिलती जाएगी और मुश्तरक नज़रियात जन्म लेते जाएंगे। जैसा कि मज़हब है, मज़हब दुनिया के बहुत सारे रंगों नस्ल से बालातर होकर लोगों को एक ही लड़ी में पिरोने की काबिलियत रखता है। ज़ुबान, अगर लोगों की ज़ुबान एक जैसी होगी तो वो एक दूसरे से अपने मसाइल, अपने दुख सुख शेयर करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो इस तरह लोगों में हम आहंगी पैदा होती है। अगर लोगों के सियासी मकासद एक जैसे होंगे, जैसे बरे सगीर के मुसलमानों के सियासी मकासद एक ही थे, तो लोगों में मुश्तरक नज़रियात जन्म लेते हैं, कॉमन आइडियाज़। नज़रिया का कोई फ़ायदा भी होता है जी। नज़रिया एक तहरीक को जन्म देने की कुव्वत रखता है, इंसान को मुतहर्रिक कर देता है, इंसान को रूह फराम करता है। नज़रिया एक रूह का नाम है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन एक सोसाइटी की बुनियाद नज़रिए पर कायम होती है। ये तो एक नज़रिए का बैकग्राउंड था। अब हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या था। दो कौमी नज़रिया, जिसको नज़रिया पाकिस्तान भी कहते हैं। दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिया एक ऐसे मंशूर का नाम है जिस पर बरे सगीर के मुसलमानों की किस्मत का फैसला होना था, जिसने मुसलमानों के मुस्तकबिल को डिसाइड करना था, उनके मुस्तकबिल का फैसला करना था। आखिर इस नज़रिए का नाम दो कौमी नज़रिया ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये दो कौमों का नज़रिया था। मतलब ये कि बरे सगीर में दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। मुसलमानों की एक अपनी आइडेंटिटी है, मुसलमान एक अलहदा कौम है, जबकि हिंदू एक अलहदा कौम है। मुसलमानों के कल्चर, सकाफत, मुसलमानों की ज़ुबान, मुसलमानों का मज़हब बिल्कुल हिंदुओं से जुदा है। मुसलमानों की रज़मियाँ, कहानियाँ, मुसलमानों के हीरोज़ हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। मुसलमान और हिंदू एक ही बरे सगीर में इकट्ठे आज़ाद होने का मतलब ये था कि बरे सगीर की तबाही, दो कल्चर्स आपस में टकराने थे, लेकिन ये बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी कर देता और मुसलमान भी अंग्रेज़ों की आर्जी गुलामी से निकलकर हिंदुओं की मुस्तकिल गुलामी में चले जाते। हिंदू हीरोज़ की बात करें, तारीख की बात करें, तो अब मुसलमानों का हीरो है मोहम्मद बिन कासिम, वहीं पे राजा दाहिर हिंदुओं का हीरो है। मुसलमान महमूद गजनवी को एक फाते की हैसियत से याद करते हैं, जबकि हिंदू उसको लूटर और बलंडर कहते हैं। मुसलमान शहाबुद्दीन गौरी को अपना एक हीरो फाते समझते हैं, जबकि हिंदुओं का हीरो पृथ्वीराज चौहान है। ये सब तो था एक, ये दो कौमी नज़रिया की बुनियाद, कैसे इस मुल्क में दो कौमें रहती हैं, कैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कैसे उनकी बुनियादें जुदा हैं। वो दोनों कौमें, इस तरह हमने आपको बताया कि दो कौमी नज़रिया ही पाकिस्तान की बुनियाद है और यही पाकिस्तान का एक असास है। इसको हम बेस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। नज़रिया पाकिस्तान को इस्लामी नज़रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान एक प्योर इस्लामिक आइडियालॉजी की बुनियाद पर मर्ज़ वजूद में आया। अब नज़रिया के बैकग्राउंड में जाते हैं। 1857 की जंग आज़ादी मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी थी, लेकिन जब मुसलमान और हिंदू ये जंग हार गए
तो इसका सारा वबाल मुसलमानों की गर्दन पर डाल दिया गया। हिंदू इससे बरीउल जिम्मा हो गए कि हमने इस जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया। अब अंग्रेज जो कि पहले ही मुसलमानों से हुकूमत ले चुके थे, उन्होंने तो मुसलमानों ही को कुचलना था ताकि ये आने वाले वक्त में सर ना उठा सकें। तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मुसलमानों को तोपों के आगे बांध कर उड़ा दिया, उन्होंने मुसलमानों को फौज से बेदखल कर दिया, मुसलमानों की जागीरें जब्त कर ली गईं, जो जमीन के मालिक थे वो मज़ारे बनकर रह गए। और बरे सगीर में से यहाँ से रॉ मटेरियल, खाम माल बरतानिया जाता था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे प्रोडक्ट्स तैयार की जाती थी, मसनूआत, और वो बरे सगीर ला के यहाँ पे सस्ते दामों बेच दी जाती थी, जिसकी वजह से बरे सगीर की जो मकामी इंडस्ट्री थी, जो सन्नती घरेलू इंडस्ट्री थी, वो तबाह बर्बाद हो गई। और इसमें मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। इस तरह मुसलमान अंग्रेजों का डायरेक्ट शिकार बने और इसी दौर में हिंदुओं का तासुब भी जन्म लेना शुरू हो गया। तो 1857 तक बात आती है। 1857 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। हिंदुओं का ये मंशूर था, हिंदुओं का ये मुतालबा था अंग्रेजों से कि हिंदी जुबान को अदालती और ऑफिशियल लैंग्वेज, एक सरकारी जुबान का दर्जा दे दिया जाए और उर्दू को हटा दिया जाए। मुसलमानों को ये बात बहुत बुरी लगी। सर सैयद जो मुसलमानों के उस वक्त रूहे रवां थे, उन्होंने हिंदुओं को ये बात समझाने की कोशिश की कि देखें, ये उर्दू जुबान सिर्फ मुसलमानों ही की जुबान नहीं है, इसके इर्तिका और इसकी तरक्की में जितना किरदार मुसलमानों ने अदा किया है, उतना ही किरदार हिंदुओं का भी है। लेकिन हिंदू ये बात समझने से बिल्कुल कासिर रहे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ऑल इंडिया जो मोहम्मडन थी, जो अलीगढ़ तहरीक थी, उसमें भी हिंदू काफ़ी हिंदू उसमें शामिल थे। तो सर सैयद अहमद ने उनको कहा कि ये तहरीक बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि उर्दू पूरे बरसगीर की ज़ुबान है, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं। लेकिन वो भी सर सैयद अहमद की ये बात समझने से कासिर रहे। 1885 में जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत से रोक दिया। और आने वाला वक्त बताएगा कि सर सैयद अहमद खान के इस फैसले में क्या हिकमत थी। खैर, कांग्रेस में हिंदुओं ने धड़ाधड़ शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी। 1905 में जब ढाका में मुसलमानों का इजलास हुआ, तो मुसलमानों ने भी अपनी एक सियासी पार्टी की तश्कील का सोच लिया। तब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का क़याम वहां पे अमल में आया और उसकी बुनियाद रखी गई। अब मुसलमानों की एक अलहदा जमात थी और हिंदुओं की एक अलहदा जमात थी, जो कि कांग्रेस थी। और यही एक सबसे बड़ी हिकमत थी सर सैयद अहमद के फैसले में कि मुसलमान एक अलहदा शनाख्त के तौर पे उभरें। अगर मुसलमान 1885 में कांग्रेस में ही शमूलियत इख्तियार कर लेते, तो कांग्रेस पूरे बरे-सगीर की वाहिद नुमाइंदा जमात बन जाती और कांग्रेस के मंशूर को चैलेंज करने के लिए कोई पार्टी नहीं थी। अब मुसलमानों ने जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रख दी, तो एक मुसलमानों को एक बुनियाद फराहम हो गई, मुसलमानों के पांव मजबूत हो गए और मुसलमान एक अलहदा कौम की हैसियत से उभरने लगे। 1913 में कायदे आजम भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1916 में वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इत्तेहाद की कोशिश भी की, लेकिन जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वक्त गुजरता गया। 1930 ईस्वी में अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा आलाबाद में मुसलमानों को ये कहा कि मुझे साफ नजर आता है कि मुसलमानों को शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी हिस्सा में अपनी एक अलहदा रियासत तश्कील देना ही होगी, ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और जिस रियासत में उनके सियासी मकासद महफूज हों, जिस रियासत में उनके सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ हो। 1934 ईस्वी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक मुस्तकिल सरबराह बन गए, सदर बन गए। 1937 में जब कांग्रेस ने अपनी वजारतें कायम की, तो कांग्रेस ने मुसलमानों को खूब कुचला और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उन्होंने हिंदुओं को इतना अपने हर तरह की फैसिलिटी हिंदुओं को ही दी जाती थी, जबकि मुसलमानों को महरूम रखा गया।
तब मुसलमानों ने जान लिया कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ रहने का मतलब तबाही के सिवा कुछ नहीं है। तहरीके पाकिस्तान की हकीकत को समझने के लिए बरसगीर से बरतानिया से एक अफसाना निगार जिसका नाम ब्योरली निकलस था, वो बरसगीर आया। उसने बरसगीर की तमाम सियासी जमातों के कारकुनान से मुलाकात की। उसने आखिर में कायदे आजम से मुलाकात की तो कायदे आजम ने उसको अपने मौकफ को समझाने के लिए ये कहा कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। इसकी मिसाल एक छोटी सी है और बुनियादी है कि मुसलमान गाय को खाते हैं जबकि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, और यही तो एक टकराव है। और एक मुसलमान कायदे आजम ने उनको एक मिसाल दी कि एक ऐसा वाकया हो चुका है बरसगीर में जब हिंदुओं और मुसलमानों में तसादुम हुआ गाय की बुनियाद पर। अब ये सारा वक्त चलता गया, 1946 का वक्त आता है। 1946-45 के आखिर में दिसंबर में और जनवरी 1946 में आम इंतखाबात हुए। ये इंतखाबात दो सियासी पार्टियों की टक्कर थी, दो मंशूरों की टक्कर थी। अब मुस्लिम लीग के मुकाबले में कांग्रेस खड़ी थी। कांग्रेस का मंशूर ये था कि वो पूरे बरसगीर के मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन जितनी भी कौमें हैं उनकी वाहिद नुमाइंदा जमात है, जबकि कांग्रेस का मंशूर ये था कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और वही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। जबकि कांग्रेस उसके इस मंशूर को मानने से इनकार कर रही थी। इसका फैसला इंतखाबात ने करना था कि क्या मुसलमान सच्चे हैं, वो जो दावा कर रहे हैं कि वो उनकी जो पार्टी है वो नुमाइंदा जमात है, क्या वो है या नहीं, और यही प्रूव करना था इंतखाबात ने। जब इंतखाबात का नतीजा आया तो पूरे बरसगीर में जितनी भी मुसलमानों के लिए नशिस्तें मुख्तस थी वो सारी मुस्लिम लीग ने वो सारी जीत ली और कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया और साबित कर दिया कि वही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। और इस तरह पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया।